नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई गोरेगांव में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। लास्ट 15 इयर्स से ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली गायनेकोलॉजी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही हूँ। इस चैनल को शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन करना है जो विमेन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे पीरियड्स पर, और इसको हमने शीर्षक दिया है लेट्स टॉक पीरियड्स। तो जो आज की टॉक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉक है, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हैवी पीरियड्स या पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग का जो इशू है, जो कि बहुत लेडीज़ अपनी लाइफ में फेस करती हैं। इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो हैवी पीरियड्स का इशू है ये कितना कॉमन है। तो आपको बता दूं कि 5 में से 1 लेडी कभी ना कभी अपनी लाइफ में हैवी पीरियड्स का इशू फेस करेगी। तो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू दैट द प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी कॉमन इंडीड। अब हम इस हैवी पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है, इसका जो हम मेन पहलू है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पीरियड की ब्लीडिंग का एस्टिमेशन है, यानी कि जब एक लेडी को पीरियड होता है और जब वो पीरियड से गुजरती है तो उसको ये बात समझ में कई बार बहुत सी लेडीज़ को नहीं आती है कि जो मुझे ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मल की कैटेगरी में है या वो एक्सेसिव या हैवी है। कई बार मेरे पास लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं कि हमको बहुत हैवी ब्लीडिंग है डॉक्टर, लेकिन जब उनका हम जांच करते हैं, पता लगाते हैं, तो ये हमें आभास होता है या ये हमें समझ में आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी ब्लीडिंग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और कई बार बहुत सी लेडीज़ आती हैं जिनको एक्चुअली में हैवी ब्लीडिंग है और एनीमिक भी हो गई हैं, लेकिन वे काफ़ी टाइम तक या काफ़ी सालों तक वे ये सोचती थी कि ये ब्लीडिंग जो मुझे हो रही है ये नॉर्मल कैटेगरी में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैनी टाइम्स विमेन डोंट रियलाइज़ कि उनकी ब्लीडिंग नॉर्मल है या हैवी है। और ज़्यादातर लेडीज़ जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है वो ये सोचती हैं काफ़ी टाइम तक कि नहीं ऐसा ही है और यही नॉर्मल है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, यानी ये हमको डिफ़ाइन करना कि ये ब्लीडिंग जो है ये नॉर्मल है कि हैवी है, यही एक बहुत मुश्किल काम है। अब सबसे पहले ये हम देखेंगे कि जब एक पीरियड का ब्लड फ्लो बाहर आता है तो इसमें कितना नॉर्मल है बाय स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल डेफिनेशन, और क्या चीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पीरियड का टोटल फ्लो बाहर आता है उसमें ब्लड जो होता है वो केवल अराउंड 36% ऑफ टोटल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है। बाकी का जो होता है वो अंदर का टिश्यू या यूट्रस का सिक्रीशन, जो यूट्रस के नीचे का भाग होता है जिसे बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं या सर्विक्स बोलते हैं, उसका सिक्रीशन या वेजाइना का सिक्रीशन होता है। तो जो टोटल फ्लूइड एक लेडी लूज़ करती है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, उसका केवल अप्रॉक्सीमेटली 36% ही मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा चीज़, अब हम कुछ डेफिनेशंस पर आते हैं कि कितना नॉर्मल है और बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन कितना ज़्यादा है। तो बाय स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एक डेफिनेशन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक पूरे पीरियड में, चाहे वो 3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, एक पूरे पीरियड में एक अराउंड 30 to 50 ml यानी 30 से 50 ml का ब्लड एक एवरेज नॉर्मल ब्लड लॉस माना जाता है। अगर आप इसको बड़ी चम्मच के हिसाब से या टेबल स्पून जिसे कहते हैं नापने की कोशिश करेंगे तो ये करीब 3 to 4 टेबल स्पून्स या टीस्पून बोले तो 6 टीस्पून के बराबर एक पूरे पीरियड में ब्लड लॉस होता है। अब हम ज़्यादा ब्लड लॉस की डेफिनेशन न्यूमेरिकली क्या बोलते हैं, तो एक अराउंड 60 to 80 स्लाइटली हैवी ब्लीडिंग की कैटेगरी में आता है
80 ml या ज़्यादा डेफिनेट हैवी ब्लीडिंग है, और अगर 100 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस है तो फिर ये काफ़ी सिवियर हैवी ब्लीडिंग की कैटेगरी में आता है। अब मैंने आपको इतने सारे नंबर्स बता दिए, आप सोचेंगे कि ये इतने ml हम कैसे नापें या हमको कैसे समझ में आए। तो एक्चुअली आपके लिए ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह हो सकते हैं जो हमको इस बात का वार्निंग साइन दें या हमको बताएं कि हाँ, हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा है, हमें डॉक्टर के पास एक ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन साइंस जो एक लेडी को ऑब्ज़र्व करने चाहिए, जो उसे बताएंगे कि उसकी ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा है, वो क्या है। तो आइए ये देखते हैं। तो सबसे पहला साइन है कि आप कितने नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें भी मैं बता दूं कि आजकल मॉडर्न एरा में जो लेडीज़ सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स, कोई लेडीज़ टैम्पोन्स यूज़ करती हैं और आजकल कुछ लेडीज़ मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज़ करती हैं। हर किसी का एक एब्जॉर्ब करने का अमाउंट या कैपेसिटी अलग है। लेट्स टॉक ऑफ द कॉमन थिंग्स। तो आजकल कॉमनली जो सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स यूज़ होते हैं उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी दे आर हाईली एब्जॉर्बेंट। दे हैव अ पॉलीमर मटेरियल इनसाइड जो काफ़ी सारा फ्लूइड सोक कर सकता है विदाउट एक्चुअली स्पिलिंग आउट। तो सबसे पहले बता दूं कि जो सैनिटरी पैड्स या नैपकिन्स हैं नए वाले, यानी जो सुपरा एब्जॉर्बेंट वाले हैं, वो दो कैटेगरी में आते हैं कॉमनली, डे वेयर एंड नाइट वेयर। तो जो एक साधारण नॉर्मल डे वेयर वाला सैनिटरी पैड है सुपरा एब्जॉर्बेंट कैटेगरी का, वो एक अराउंड 5 to 10 ml ऑफ ब्लड ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है अगर वो पूरा भर जाए तो। फिर रात के जो स्पेशली एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले पैड्स आते हैं नाइट वेयर वाले सुपरा एब्जॉर्बेंट कैटेगरी वाले, अगर वे पूरे भर जाएं तो इतना आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक अराउंड 15 या 15 से ज़्यादा ml फ्लूइड लॉस या फ्लूइड एब्जॉर्ब उसमें हुआ है। इसी तरह से टैम्पोन्स आते हैं, एक नॉर्मल टैम्पोन आता है और एक सुपर कैटेगरी का टैम्पोन आता है। नॉर्मल टैम्पोन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थोड़ी ही होती है, एक अराउंड 5 ml, लेकिन अगर सुपर टैम्पोन्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 10 to 12 ml होती है। तो कितने टैम्पोन्स यूज़ हो रहे हैं उस हिसाब से आप कितना मेंस्ट्रुअल फ्लूइड लूज़ कर रहे हैं आप एक अनुमान लगा सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है मेंस्ट्रुअल कप की। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कप्स में एक्चुअली मार्किंग होती है कि कितना अमाउंट है, और एक साधारण रूप से 25 ml ज़्यादातर कप्स मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। फिर भी यदि आपके कप में मार्किंग नहीं है तो आप उसमें शुरुआत में जब आपके पास वो आता है तो आप उसमें पानी भर के टेबल स्पून के हिसाब से आप उसको नाप के देख सकते हैं कि आपके कप की कैपेसिटी कितनी है, तो उस हिसाब से आप अपना मेंस्ट्रुअल फ्लूइड लॉस क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब एक बार आपने ये देख लिया, अब मैं इसके सामने एक छोटा सा पिक्टोरियल चार्ट भी डालूंगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब एक कॉमनली यूज सैनिटरी पैड पूरा सोक होता है तो अराउंड 15 ml का ब्लड लॉस होगा। जब उसका मिडिल 2/3 सोक होगा तो एक अराउंड 7 to 8 ml का फ्लूइड लॉस है, और जब खाली मध्य का 1/3 यानी मिडिल 1/3 या बीच का 1/3 भाग सोक होगा तो एक अराउंड 3 to 4 ml ऑफ मेंस्ट्रुअल लॉस है। तो इस तरह से आप ये चार्ट देख सकते हैं। आप ये चार्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ब्लीडिंग वाकई में ज़्यादा है कि नहीं है और अमाउंट कितना है। तो ये तो हो गया बहुत उन लोगों के लिए जो लोग एग्जैक्टली इंटरेस्टेड हैं अपना ब्लीडिंग क्वांटिफाई करने के लिए। अब हम आते हैं जो कॉमन साइंस हर लेडी को, हर यंग गर्ल को, हर लेडी को मालूम होने चाहिए, जो उसे बताएंगे कि उसका ब्लीडिंग ज़्यादा है। तो ये क्या है, जल्दी से देखते हैं। पहला है कि अगर आपका सैनिटरी पैड या टैम्पोन हर 1 या 2 घंटे में पूरा सोख हो जाता है और ऐसे आपको शुरुआत के कई 8 से 16 घंटे बार बार आपको पैड चेंज करना पड़ता है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपको रात में 1 या 2 बार पैड चेंज करने के लिए उठना पड़ता है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आप प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। यदि आपको डबल प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ता है, यानी आप टैम्पोन भी पहनते हैं और उसके ऊपर आप एक सुपर एब्जॉर्बेंट पैड यूज़ करते हैं,
तो ये भी चिन्ह हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग काफ़ी हैवी है। यदि आपको फ्लडिंग महसूस होती है, फ्लडिंग का अर्थ होता है कि इतनी तेज़ी से ब्लीडिंग हुई कि आपके कपड़े ख़राब हो गए या बेडशीट्स ख़राब हो गई, तो भी दैट इज़ अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। फाइनली, यदि आपके ब्लड में या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में क्लॉट्स या खून की गांठें जाती हैं, तो खून की गांठ होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। छोटी छोटी गांठ इट्स ओके, बट यदि खून की गांठ का साइज 1 इंच या उससे ऊपर है तो दैट इज़ अ श्योर साइन कि आपकी ब्लीडिंग हैवी है और डॉक्टर के पास आपको जाना ही चाहिए। अगर आपका पीरियड 7 डेज या उससे भी ज़्यादा चलता है तो भी प्लीज़ एक बार चेकअप ज़रूर करवाइए। तो ये तो हो गए जो जो आपको मालूम होना चाहिए। मेन जो आपको आपके सामने साइंस दिखेंगे वो ये हो गए। फिर कुछ साइंस ऐसे होते हैं कि जब शरीर में काफ़ी टाइम से हैवी ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और जिसे हम एनीमिया बोलते हैं वो हो जाता है, तो उसके कुछ साइंस एक डे टू डे लाइफ में लेडी महसूस करती है। तो ये साइंस क्या होते हैं ये देखते हैं। इन्हें सटल साइंस कह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या साइंस हैं जो ये फिज़िकल साइंस नहीं है, पर क्या ऐसे साइंस हैं जिन्हें हम सटल साइंस कहते हैं, जिनसे हमें मालूम पड़ेगा कि ब्लड लॉस कितना है या ब्लड लॉस हमारा एक्सेसिव है। तो ये साइंस कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो एनीमिया के साइंस होते हैं। जब बहुत दिनों तक हैवी ब्लीडिंग होती है तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एनीमिया कहा जाता है। और इसके कुछ बहुत ईजिली आइडेंटिफाइबल साइंस हैं, जैसे बहुत दिन भर थकान महसूस होना, एक्सेसिवली टायर्ड फील करना, काम में मन ना लगना, कंसंट्रेशन की एबिलिटी लूज़ हो जाना, या फिर ब्रेथलेस फील होना। तो यदि आपको इनमें से कुछ साइंस हो रहे हों और आप पैड्स भी सोक कर रही हैं, आप ये दोनों सिम्टम्स का आप मेल कर सकती हैं, देख सकती हैं, तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा यदि ब्लीडिंग इतनी है कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, आपको स्कूल या कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो भी दिस इज़ अ साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग और डॉक्टर के पास ज़रूर ही जाना चाहिए। अब जब आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका एक फ़िज़िकल चेकअप करेगी, देखेगी, हो सकता है एक इंटरनल चेकअप भी करे देखने के लिए कि कुछ ऑब्वियस प्रॉब्लम तो नहीं है, और कई बार कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे जिनमें हो सकता है एक कंप्लीट ब्लड काउंट हो देखने के लिए कि कितना हीमोग्लोबिन है, कुछ स्पेशल हार्मोन्स की टेस्ट हो सकती है, हम इसको अगली बार देखेंगे, एक सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा जांचें हो सकती हैं जिन्हें हम एक बार जब डायग्नोसिस पे पहुंच जाएं और यदि कोई प्रॉब्लम निकलती है तो प्रॉब्लम एग्जैक्ट लोकलाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट्स करवाने पड़ सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा जो चरण था या जो टॉक थी, डिस्कशन था, इसमें हमने देखा कि व्हाट आर द साइंस ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि क्या टेस्ट्स करवाए जाते हैं जब एक बार एक लेडी हैवी ब्लीडिंग लेकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, और कॉमन कॉजेज़ या क्या कारण होते हैं हैवी ब्लीडिंग के, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। फिर पार्ट 3 में हम एक एक कॉज और उसका क्या ट्रीटमेंट है या क्या निवारण है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी, और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में नीचे बॉक्स में नीचे डाल दीजिए, उन्हें ज़रूर जवाब दूंगी। धन्यवाद।